औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे बेशुमार दरूद व सलाम के बाद आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या मुराद है? बेसिकली हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है। वाइब्रेटरी मोशन क्या थी? जिसमें एक बॉडी मूव करती है एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द एंड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी, उसको हमने वाइब्रेटरी मोशन बोला था। तो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन भी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन की ही एक टाइप है, लेकिन इसमें हम दो शराइत आयद करेंगे कि कोई भी बॉडी अगर वो दो शराइत पूरी कर देगी तो उस स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। जी वो दो शराइत क्या हैं? वो मैथमेटिकली मैंने ये लिखी हैं। ए एक्सेलेरेशन, एक्स डिस्प्लेसमेंट। क्या जी? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है कि एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये पहली शर्त है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। दूसरी चीज मैंने ये माइनस साइन लगाया हुआ है। माइनस का मतलब ये होगा कि एक्सेलरेशन की सिमत हमेशा मुखालिफ साइड पे होगी किसके? डिस्प्लेसमेंट के। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट आगे कवर हो रहा होगा तो एक्सेलरेशन की सिमत उसके मुखालिफ सिमत में होगी। ठीक है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड मीन पोजीशन। कि बॉडी अगर एक पॉइंट के इर्द गिर्द मूव कर रही है तो अगर बॉडी आगे जा रही है, मसलन ये है बॉडी आगे जा रही है, तो एक्सेलरेशन की सिमत फिर भी उसके मीन पॉइंट की तरफ ही होगी, वस्ती मुकाम की तरफ होगी। अगर लेफ्ट साइड पर जा रही है तो फिर भी एक्सेलरेशन की सिमत वस्ती मुकाम की तरफ ही होगी। सो ये मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, दो शराइत हैं। अगर कोई भी बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है ये दोनों शराइत पूरी कर देगी तो हम बोलेंगे वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिनोट कर रही है। ठीक है, अभी आप इसको फिलहाल एज इट ही याद रखें, इसको मजीद क्लियर होगी। एक एग्जांपल लेते हैं फिर बात मजीद क्लियर होगी। अभी आपको जैसे इसकी डेफिनेशन ही याद रखें। क्या? एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो और एक्सेलरेशन की सिमत डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो, या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा वस्ती मुकाम की तरफ हो, मीन पोजीशन की तरफ हो, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है जी? अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक हमारे पास स्प्रिंग है, उसके साथ कोई बॉडी अटैच की गई है जिसका मास m है। तो इस बॉडी को हमने हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, यानी ऊपरी सतह पर रखा हुआ है। तो आप ये साबित करके दें कि इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमने दो शराइत पूरी करनी है, ये वाली। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं और इससे ये रिजल्ट इंडिकेट करेंगे ये वाला। अगर तो ये रिजल्ट इंडिकेट हो गया तो हम कहेंगे कि ये जो स्प्रिंग हमने हॉरिजॉन्टल बांधा हुआ है इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है जी? इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसके चार टर्न्स हैं। उसके एक सिरे को हमने किसी फिक्स कर दिया हुआ है किसी एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और उसकी राइट साइड पे एक बॉडी मैंने बांधी हुई है जिसका मास m है, और इस सारे सिस्टम को मैंने हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। ठीक है जी? इस पहली डायग्राम पे आपने फोकस करना है। नॉर्मल हालत में ये बॉडी जो स्प्रिंग के साथ अटैच है, मैं कहता हूँ इसकी पोजीशन O है और ये रेस्ट हालत में है, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही, यानी कि नेट फोर्स इस पर जीरो है। अगर जो फोर्स लग रही हैं लेकिन उनका नेट फोर्स जीरो है, रिजल्टेंट जीरो है। अच्छा, मैं अब इस तरह करता हूँ, ये जो बॉडी मैंने स्प्रिंग के साथ अटैच की हुई है इस पर एक फोर्स लगाता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स, बैरूनी फोर्स, यानी इस पॉइंट पर मैं फोर्स लगाता हूँ और इसको खींचता हूँ बाहर की तरफ। मिसाल के तौर पर देखें, ये स्प्रिंग था, यहाँ पे मैं फोर्स लगाई, इसको खींचा इस तरफ, राइट साइड की तरफ, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये मास कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करके इस पॉइंट से वो इस पॉइंट तक आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगाई, एक्सटर्नल बैरूनी फोर्स लगाई। ठीक है जी? ये मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो क्या हुआ, पॉइंट O से बॉडी मूव की ये वाली और पॉइंट A तक आ गई। जब बॉडी पॉइंट O से पॉइंट A तक मूव की तो उसका तय करदा फासला x है, यानी कि x बेसिकली फासला है पॉइंट O से लेकर पॉइंट A तक।
ठीक है जी। अब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं हुक्ला के मुताबिक। हुक्ला में हमने ये बात पढ़ी थी, जब किसी भी स्प्रिंग पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि ये जो फोर्स हमने लगाई है एफ एक्सटर्नल, जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कवर होगा, या इसके उल्ट जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, यानी यहां से यहां तक जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतनी ही एक्सटर्नल फोर्स भी ज्यादा हो जाएगी। सो हुक्ला के मुताबिक हम लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। ये आपको पता प्रोपोर्शनल का साइन होता है, तो अगर बटे के ऊपर कोई चीज लिखें तो वो डायरेक्टली होती है, अगर बटे में लिखें तो वो इनवर्सली होती है। सो एफ एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट एक्स के। अब इस प्रोपोर्शनल को हम खत्म करेंगे तो एक कांस्टेंट बनाएंगे जिसको हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं। अब ये जो कांस्टेंट होता है आपको हर इक्वेशन का अलग अलग होता है। जिसमें हमने ग्रेविटेशन लॉ में पढ़ा था, वहां पे ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी को हमने नाम दिया था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का। हुक्स लॉ में भी पढ़ा था, न्यूटन सेकंड लॉ में भी पढ़ा था। सो मोस्टली साइंटिस्ट का जो काम होता है वो इस कांस्टेंट पे ही होता है। इसकी वैल्यू चूंकि फिक्स होती है कोई ना कोई, तो मोस्टली साइंटिस्ट का काम इस कोई भी इक्वेशन जो यूज हो रही है उस कांस्टेंट पे ही बेसिकली साइंटिस्ट काम करते हैं। यहां पे जो कांस्टेंट के है इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या इसका एक और नेम है, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, के सुमराल स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब इस के की वैल्यू किसी एक स्प्रिंग के लिए तो एक जैसी होगी। मसलन ये मैंने स्प्रिंग लिया हुआ ना, ये सेम स्प्रिंग है। ठीक है, तो इसके लिए के की कीमत फिक्स होगी, लेकिन अगर मैं स्प्रिंग ही चेंज कर देता हूं तो के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। के की वैल्यू बेसिकली डिपेंड करती है उस स्प्रिंग की सॉफ्टनेस पे या हार्डनेस पे, कि कोई स्प्रिंग कितना सॉफ्ट है या कोई स्प्रिंग कितना हार्ड है। जितना स्प्रिंग हमारे पास सॉफ्ट होगा के की वैल्यू उतनी कम होगी, लेकिन अगर स्प्रिंग हमारे पास हार्ड है, सख्त है, तो के की वैल्यू उसी लिहाज से बढ़ जाएगी। ठीक है, सो के डिपेंड अपॉन स्टिकनेस या सॉफ्टनेस ऑफ स्प्रिंग। ओके, अब अगर हम यहां से के की वैल्यू डिफाइन करें या उसकी डेफिनेशन करें तो क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की निस्बत को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है जी, अगर हम के का यूनिट निकालें तो के का यूनिट हम हमेशा किसी भी चीज का यूनिट उसके फार्मूले से निकालते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगा। सो हमारे पास के का यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। ठीक होगा जी, ये मेरे पास है जी हुक्स लॉ। अब जी यहां पे हैं दोबारा, आप खुद सोचें, जब मैंने एक फोर्स लगाई थी एक्सटर्नल, इसको खींच के यहां पे लेके आया था, जब यहां पे थे मेरा हाथ, तो क्या मुझे ऐसा महसूस नहीं होगा इस बॉडी को कोई फोर्स ऐसी है जो उसको पीछे की जानब खींच रही है, उसके ओरिजिनल पॉइंट ओ की तरफ। स्प्रिंग है ना, तो इसकी तरफ फिजिकली सोचें कि आपने इस पर फोर्स लगा के उस पॉइंट ओ से ए तक ले तो आए हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के, लेकिन जब पॉइंट ए पर लेके आए हैं तो आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि स्प्रिंग को पीछे की जानब एक फोर्स खींच रही है उसके ओरिजिनल पॉइंट ओ की तरफ ले जाने के लिए। अब वो जो फोर्स है जो ये चाह रही है कि ये बॉडी दोबारा अपनी असल हालत में वापस आ जाए, उस फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स याद रखना, आपने जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है उसके इक्वल होगी। यानी अगर आप ज्यादा इसको खींच के दूर लेके जाएंगे ना तो आपको ऐसा महसूस होगा इसको पीछे खींचने वाली फोर्स भी ज्यादा होगी। यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा होगी तो उसी लिहाज से रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा होगी, जो इस बॉडी को दोबारा अपनी असल हालत में ले जाने की कोशिश करेगी। सो हम कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होती है। लेकिन एक बात कि इनकी डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। देखना, एक्सटर्नल बाहर की तरफ है और रिस्टोरिंग अंदर की तरफ है, टूवर्ड ओरिजिनल पोजीशन। क्लियर? अब हम लिखते हैं एफ एक्सटर्नल का रिलेशन हमने हुक्स लॉ के मुताबिक लिखा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू के एक्स। इसी तरह एफ रिस्टोरिंग इक्वल टू माइनस के एक्स के। अब माइनस साइन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। सो फिजिक्स में मोस्ट नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं।
ठीक है जी। सो एफ रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स के। अब न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू एम में। जब भी कोई बॉडी मूव करती है ना, तो याद रखना है न्यूटन सेकंड लॉ बिस्मिल्लाह पढ़ के फौरन उसमें आ जाता है, जब भी कोई बॉडी मोशन में होगी, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू एम में। अब हम यहां पे न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ जब हमने वैल्यू पुट करी एफ इज इक्वल टू एम में, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब यहां से मैं ए की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं, एम में सिर्फ आगे डिवाइड हो जाएगा जी। ये मेरे पास रिलेशन आ गया, ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स, ठीक है। के क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि हमने एक ही स्प्रिंग लिया हुआ तो के की वैल्यू हमारे पास फिक्स होगी। अब एम ये मैस ऑफ बॉडी है जो हमने स्प्रिंग के साथ अटैच की हुई है। तो डेफिनेटली आप देखें, अगर बॉडी रेस्ट में हो या बाहर किसी पोजीशन ए पे हो या वो प्रेस हो गई हो, तो मैस तो वही रहेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने 2 kg मैस लिया हुआ है, तो डेफिनेटली मैस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। बल्कि हमने मैस और वेट में ये फर्क भी पड़ा था कि मैस हमारे पास में फिक्स क्वांटिटी होती है, वो चेंज नहीं होती है। सो मैस भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है। तो जब कोई दो कांस्टेंट को हम डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें या प्लस करें या माइनस करें, तो एक नया हासिल होने वाला अदद भी हमारे पास कांस्टेंट ही होता है। मिसाल के तौर पर देखें, 10 कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा? 2, तो 2 भी कांस्टेंट है। तो जब दो कांस्टेंट को डिवाइड करें तो हासिल तकसीम भी हमारे पास कांस्टेंट ही होगा। अब यहां पे देखें, के और एम दोनों कांस्टेंट हैं, दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास एक थर्ड कांस्टेंट हासिल हो जाएगा। तो हम उसको ये लिख सकते हैं, इस तरह हमने 10 को 5 पे डिवाइड किया तो एक नया कांस्टेंट आ गया। इस तरह हम बोलते हैं के और एम को डिवाइड करेंगे तो ये वैसे लिखे ना, माइनस हम एक क्या लिख लेते हैं? कांस्टेंट जी। ये मेरे पास रिलेशन आ गया, के और एम की जगह मैंने एक नया कांस्टेंट लिख लिया, ठीक है जी। अब देखें, अगर हुक्स लॉ के मुताबिक देखें कि जब हमने वो प्रोपोर्शन खत्म किया था तो हमने लगाया था कांस्टेंट। अब अगर हम कांस्टेंट को खत्म करें तो डेफिनेटली उसको दोबारा उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिख सकते। अगर हम प्रोपोर्शनल को खत्म करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो डेफिनेटली जब हम कांस्टेंट खत्म करेंगे तो इसकी ओरिजिनल फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, यानी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब यही चीज हम यहां पे अप्लाई करते हैं। जब इस कांस्टेंट को ही हम रिमूव कर देंगे तो डेफिनेट रिलेशन क्या आ जाएगा? जब कांस्टेंट खत्म होगा तो डेफिनेटली कांस्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? प्रोपोर्शनल साइन में। सो इस इक्वल की जगह क्या हम यूज करेंगे? प्रोपोर्शनल। ये माइनस एल्जिटा आ जाएगा और साथ में डिस्प्लेसमेंट। सो ये मेरे पास रिलेशन आ गया। तो अगर आप देखें ये रिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का यही चीज हमने प्रूव नहीं थी करनी क्या? कि एक्सेलेरेशन एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और माइनस साइन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर एक्स की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि एक्स अगर बाहर की तरफ बढ़ रहा है, तो ए की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगी? टुवर्ड मीन पोजीशन। अब ये हमने मैथमेटिकली इसको प्रूव कर दिया। अब जब इसको फिजिकली देखते हैं, देखें हम जब इसको हम बाहर खींच रहे थे, एक्स बढ़ रहा था। जो हम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे, इसकी रीस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगी, यानी कि उसको वापस लाने वाली फोर्स की मिकदार भी बढ़ेगी। तो फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था कि जब भी किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा होता है, ठीक है। सो फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। तो यहाँ पे चूंकि हम रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहे थे, तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ थी? टुवर्ड मीन पोजीशन। अगर रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड मीन पोजीशन थी तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां पे थी? वो भी मीन पोजीशन में थी। तो अगर आपको याद हो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक शर्त यही थी क्या? कि एक्सेलरेशन की सिमत हमेशा वस्ती मुकाम की तरफ होती है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड मीन पोजीशन, सो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन टुवर्ड मीन पोजीशन होगी। एक शर्त पूरी। दूसरी शर्त क्या थी? कि एक्सेलरेशन या फोर्स की वैल्यू उसकी मिकदार डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब जितनी आप फोर्स ज्यादा बढ़ाएंगे एक्सटर्नल यहां तक ले आए तो डेफिनेटली उतनी रीस्टोरिंग भी ज्यादा ना होती जाएगी, यानी इसको पीछे खींचने वाली फोर्स की भी मिकदार ज्यादा ना होती जाएगी। अगर उस रिस्टोरिंग फोर्स की मिकदार ज्यादा होती जाएगी तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन की वैल्यू भी ज्यादा होती जाएगी। सो दूसरी शर्त भी पूरी होगी क्या? कि एक्सेलरेशन या फोर्स की मिकदार हमेशा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
और उसकी सिमत हमेशा वस्ती मुकाम की तरफ होती है। सो दोनों शराइत पूरी हो गई। सो हम बोलेंगे कि हमारे पास कोई ऐसी बॉडी जो स्प्रिंग के साथ अटैच है और हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, उसकी जो मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। ठीक है, अब एक और बात सुने, जब मैं इसको छोड़ूंगा यहां से पॉइंट ए से, तो ये मूव करेगी पॉइंट ओ की तरफ। तो क्या इसको फिजिकली जरा प्रैक्टिकल अपने माइंड में सोचें, तो क्या ये बॉडी ए से जब ओ की तरफ मूव करेगी तो ओ पे जाकर खड़ी हो जाएगी? नो, बल्कि वो क्या करेगी, वो तो कंप्रेस हो जाएगी, मजीद यहां तक चली जाएगी। अब ये वाली पोजीशन है, इसका हम नाम रख लेते हैं बी। यानी वो मूव तो ओ की तरफ कर रही थी, लेकिन ओ की तरफ मूव करते हुए ओ पे जाकर खड़ी नहीं है, बल्कि वो कंप्रेस हो गया स्प्रिंग, तो ओ से बी की तरफ चला गया। अब दोबारा क्या होगा, बी से दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स वैसे ही आएगी, क्योंकि प्रेस होया ना स्प्रिंग। जब प्रेस होगा तो फिर क्या होगा, स्प्रिंग अगेन रिलीज होगा, तो वो बी से दोबारा ओ की तरफ मूव करेगा, लेकिन ओ पे फिर भी वो नहीं खड़ा होगा, बल्कि दोबारा पॉइंट ए पे आ जाएगा। फिर दोबारा ए से वो ओ की तरफ जाएगा, दोबारा बी की तरफ चला जाएगा। वजह इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहे, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहे। जब हम यहां से छोड़ेंगे ना, तो उसका इनर्शिया ये कहेगा कि तुम मूव ही करती रहो। उस इनर्शिया की वजह से ये बॉडी ओ पे खड़ी नहीं हो पाएगी, बल्कि वो पॉइंट बी तक चली जाएगी। सो इस पूरे फिनोमिना में क्या होगा कि ये बॉडी जो हमने अटैच की हुई है स्प्रिंग के साथ, इस पॉइंट ओ के गिर्द अपनी हरकत को बार बार दोहराती रहेगी। इसके आगे वाला भी फासला डिस्प्लेसमेंट एक्स और इसके पीछे वाला भी फासला डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा। सो ये वाइब्रेटरी मोशन तो डेफिनेटली करती ही रहेगी, लेकिन दोनों शराइत जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की थी वो भी पूरी कर लेगी। ठीक हो गया जी। सो ये मेरे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल थी, जब बॉडी एक स्प्रिंग के साथ अटैच हो। लास्ट में मेरे पास एक फार्मूला रह गया टाइम पीरियड का। पहले तो डेफिनेशन सुनने का टाइम पीरियड से क्या मुराद है। टाइम पीरियड से मुराद ये है, एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में जितना इसको टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड होगा। वाइब्रेशन क्या मुराद, फॉर एग्जाम्पल आप इस बॉडी को पॉइंट ए से छोड़ते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, ओ पे जाएगा, फिर बी पे, फिर ओ पे और दोबारा ए पे आ जाएगा। तो ये उसकी एक वाइब्रेशन मुकम्मल होगी ना, एक चक्कर मुकम्मल हो गया। अब इस एक चक्कर को मुकम्मल करने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, और उसको हम कैपिटल टी से ज़ाहिर करते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई m ओवर k के। क्लियर है? यानी m यहां पे क्या है, उस बॉडी का मैस है जो हमने यहां पे अटैच किया हुआ है, k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। इस टाइम पीरियड का प्रूव नहीं है हमारे सिलेबस में, वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, तो हम इस टाइम पीरियड को एज इट ही याद रखेंगे। ठीक है जी। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस पे, मैस पे और स्प्रिंग कांस्टेंट पे। ठीक है जी। सो ये मेरे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन था जी।